नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और चर्चा करेंगे आज 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर। इस बजट से मिडिल क्लास की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, इनकम टैक्स के स्लैब में क्या कोई बदलाव होने वाला है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए इस बजट में क्या कोई बड़ा कदम होगा, पेट्रोल डीजल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें क्या कम हो सकती हैं, युवाओं के लिए रोजगार के क्या कोई खास नए अवसर बन सकते हैं, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, स्टॉक मार्केट का हाल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी को लेकर इसमें क्या बात होगी, म्यूचुअल फंड को लेकर जो निवेश करते हैं उनके लिए इस बजट से क्या निकलेगा, और साथ ही क्या सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई बदलाव हो सकता है, क्या उन्हें खरीदने का तरीका कुछ बदल सकता है। इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए विशाल। उत्पल जी, चर्चा हम बजट पर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सोने और चांदी के दामों से करना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि बुलबुला जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और ये कभी भी फट सकता है। ये बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर चर्चा सुनी होगी और ये फिलहाल चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि 4 लाख के करीब चांदी है और सोना 1.25 लाख रुपए पर पहुंच चुका है। और जिस तेजी से ये रेट बढ़ रहे हैं, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है इन रेट्स पर। आपका आकलन क्या कहता है? क्या सरकार भी इस तरफ कुछ ध्यान दे रही होगी? क्योंकि भाई, लोगों का इन्वेस्टमेंट बचाना, सेव करना तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, आपको लगता है कि कुछ किए जाने की जरूरत है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में तो सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, ये तो इंटरनेशनल इससे मॉनिटर होता है। लेकिन जो बात है गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में जिस तरीके से अमेरिका का कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है और जिस तरीके से आप देखें कि फेड चीफ के साथ जो है उसके संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने सोशल ट्रुथ पे लिखा भी फेड चीफ के खिलाफ कि उसको बताया कि जो है पावेल को जो है टू लेट लिखवाया उसने। उसके खिलाफ जो है एक जांच भी शुरू हो गई है वहां पे, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने जांच शुरू कर दिया है। तो अमेरिका का हालत खराब है और उसके बाद से एन कैरी ट्रेड जो है उस पर और जो है वो डाल रहा है। तो गोल्ड के रेट में जो इजाफा हो रहा है वो इस समय जो इकोनॉमिक, देखिए गोल्ड भागता नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके से कमजोर जाता है तो गोल्ड अपने आप को गोल्ड महंगा लगने लगता है। क्योंकि इस समय जो है डॉलर इंडेक्स जो देखें अगर आप, वो तो काफी नीचे आ गया है, 96 के आसपास है, लगभग 11% के आसपास गिर चुका है वो। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। बाकी सिल्वर के साथ जो कहानी है कि सिल्वर में जो डिमांड सप्लाई और जो तमाम चीज चल रहा है वो, लेकिन जो रेट जो जो एमसीएक्स में जो रेट होता है ये जो हमारे यहाँ, और जो कॉमेक्स वाले रेट में बड़ा फर्क है, प्रीमियम बहुत जबरदस्त लिया जा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है कि ये प्रीमियम जो है ये, इसमें गवर्नमेंट को अंकुश करना चाहिए। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि 30-30 हजार 35-35 हजार प्रीमियम है और इस प्रीमियम में आपने खरीद लिया और जब बेचने जाओगे तो प्रीमियम गायब हो जाता है। यही काम ईटीएफ के साथ हो जाता है कि ऊपर प्रीमियम में चले जाते हैं और 2% नीचे गिरा तो 24% गायब हो गया पैसा लोगों का। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का रोल होगा यहाँ पे कि आप एमसीएक्स में भी वही रेट रहे जो कॉमिक्स में रेट होता है। मतलब जो उसमें जीएसटी जोड़ना है, 6% जीएसटी जुड़ेगा, मतलब कस्टम जुड़ेगा और 3% जीएसटी जुड़ेगा उसको जोड़ने के बाद। तो ये चीज सबसे अहम है, ये गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि इस समय गोल्ड और सिल्वर में लोग जो है अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी से कोई छेड़छाड़ होगी और सोने चांदी के रेट में कुछ फर्क आ सकता है? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी तो 12% था, उसको कम किया है, 6% किया है। हाँ। और मेरा मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी पे ना कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए इस वक्त, उसको महंगा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चीज देखा जा रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप अगर उसको महंगा करेंगे तो और गोल्ड महंगा हो जाएगा। तो ज्वेलरी वाले सेक्शन में जिस तरीके से परेशान चल रहे हैं, जो कि अभी गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आया है कि 24% के आसपास जो है वो ज्वेलरी कम बिक रहा है, जबकि 45% के आसपास जो है ज्वेलरी सेक्शन होता है पूरी तरीके से। तो वहां जो कमी देखी जा रही है तो उसको महंगा करने से और कम हो जाएगा। क्या आपको और लगता है इसमें कि आने गोल्ड, वाले दिनों में जो लोग सोने चांदी की ज्वेलरी बेचते हैं, ज्वेलर्स जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? क्योंकि धीरे धीरे करके आम आदमी की रीत से तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा सोना और चांदी। नहीं, उन लोगों ने एक दूसरा तरीका निकाल रखा है, 9 कैरेट 12 कैरेट इन चीजों को। तो क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस आपको वही रहेगा जो पहले आप 22 कैरेट खरीदते थे, उसी कीमत में आप 9 कैरेट और 10 कैरेट का खरीदेंगे। तो लोग मजबूरी में जाकर खरीदेंगे, शादी है, तमाम चीज है, ये है। लेकिन उस पे मतलब असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ज्वेलर्स पे बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, ये नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेकिंग चार्ज उन लोगों का ठीक ठाक रहता है, मेकिंग चार्ज से ठीक ठाक कमा लेंगे वो लोग। तो ये चीज देखी जा रही है। चांदी की कीमतों को इस वक्त क्या चीज ड्राइव कर रही है? क्योंकि जितने पुराने फैक्टर जिन पर हम ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं, उस चर्चा में हम ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी ज्यादा तेजी क्यों है। खासतौर से 2026 शुरू होने के बाद जिस तरीके की तेजी है, ऐसा लगता है हर रोज 10,000 रुपए चांदी महंगी हो जाती है। देखिए, चाइना में एक ही चाइना फैक्टर है इकलौता। क्योंकि चाइना में आप देखें जिस तरीके से रेट रखा है उसने, 20-20 डॉलर का फर्क आ गया। पहले $2 का होता था, $5 का होता था, $10 का होता था।
अब $20 का, तो आपके पास चांदी रहेगा। स्वाभाविक है कि अगर हम व्यापारी हैं और हमें चांदी चाइना में जो है अगर ज्यादा रेट में मिल रहा है तो हम बेच देंगे, और चाइना में जो चांदी जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। तो वो पूरा डिमांड सप्लाई के खेल पे चाइना का भी एक खेल आ गया है शामिल, जिसके कारण ये हो रहा है। लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत जबरदस्त रहेगा, जैसा कि कल ही हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से गिरा, $7 जो है $15 के आसपास नीचे गिर गया था, उसके बाद से फिर $7 ऊपर उछला। तो ये चीज, ये उठापटक बहुत जबरदस्त चलेगा, तो वो चीज है। लेकिन इसमें होता है कि अब देखिए, आम लोग जो इस समय आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा संभल कर रखना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में और फोमो वाला लाइन पे चला गया है इसमें, चूंकि हर आदमी सोच रहा है कि वो सिल्वर से पैसे कमा लेगा, तो ऐसा बाजार जो है वो खतरनाक होता है। थोड़ी सी हम बात आने वाले बजट की कर लेते हैं। बजट से पहले अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा, इंफ्रा को मिलेगा, कौन से स्टॉक ऐसे होंगे जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो करेगा। हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त में भारत में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की बड़ी एंट्री हुई है। अब हम हथियार अपने खुद बनाते हैं, ना सिर्फ खुद बनाते हैं बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों को बेचते भी हैं। कौन से ऐसे सेक्टर आपको लग रहे हैं जो 1 फरवरी को आने वाले बजट में सबसे ज्यादा पैसा सरकार उनके लिए रखेगी, और उसके बाद आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में कैसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे? ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआईज ने आपके स्टॉक मार्केट से पिछले 1 साल में हजारों करोड़ निकाल लिया है। बिल्कुल, एफआईआई ने जो है 3,04,000 करोड़ रुपया उसने बेचा है इस साल, और पिछले साल भी लगभग 3,06,000 करोड़ बेच दिया था उसने। 6 लाख करोड़ जो है वो 2 साल में बेच दिया, 24 और 25 में। देखिए, उसके साथ जो सबसे बड़ी बात हो गई एफआईआई के साथ, जो एफआईआई जो पैसे निकाल रहे हैं, कल इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया, इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखाया गया कि डीआई जो है वो 18.7 चला गया है, और एफआईआई का जो वेटेज है वो 16.7 है, क्योंकि पहले एफआईआई होते थे नंबर 1, डीआई नंबर 2 होता था। तो एफआईआई ने बहुत जबरदस्त बेचा है, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसमें 2 बातें हैं, एक तो है कि उनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसको बढ़ा दिया था सरकार, वो एक बड़ा अहम चीज है, उसको सरकार को कम करना चाहिए अगर शेयर बाजार को रिवाइव करवाना है तो। और दूसरी बात कि जो आप अगर उसको देखें, जो डबल टैक्सेशन होता है डिविडेंड में, और एक ऊपर से रुपया कमजोर हो गया, तो रुपया जो कमजोर हो रहा है उसके लिए तो एफडीआई करना पड़ेगा, दूसरा एफआईआई को रोकना पड़ेगा। तो उसके पैसे अगर आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर आएगा तो रुपया मजबूत होगा। तो वो एक फैक्टर है। जो इकोनॉमिक सर्वे में कल कहा गया था कि एफडीआई को लेकर जो है काफी कंसर्न है गवर्नमेंट, और एफडीआई ठीक ठाक आ रहा है, तो वो पॉजिटिव बातें हैं। तो ये 2-3 फैक्टर में अगर आप काम करेंगे तो फिर जो है शेयर बाजार में उछाल देखा जा सकता है। बाकी जो सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर बढ़िया कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस पे जो काम हुआ है, अब वो डिफेंस के चीजों पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आ गई हैं और अच्छा काम चल रहा है डिफेंस पे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और डिफेंस का बढ़ता हुआ बाजार है, जिस तरीके से आप देखें डिफेंस में क्या है, इसमें अमेरिका ही मेन था एक तरीके से, या जो है यूरोप के कुछ कंट्री मेन थे, उसके बाद से साउथ कोरिया आया, साउथ कोरिया थोड़ा आगे बढ़ा, अब भारत उसके तरफ बढ़ता हुआ कदम है। तो वो एक डिफेंस सेक्टर के लिए रहेगा, और डिफेंस सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि सरकार देगी भी देगी। लेकिन जो सरकार को जो पैसे, मुझे लग रहा है कि हेल्थ केयर और तमाम इशू पे सरकार ठीक ठाक करेगी। एजुकेशन पे भी जो है वो एक उम्मीद है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि इंडिया के इकोनॉमी को जो ग्रो करता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। क्योंकि जब पिछले, अगर आप 2024 वाले इसमें देखें, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी हो गई थी, आखिरी 3-4 महीने में अक्टूबर के बाद से बड़ी कमी कर दिया गया था, जिसके कारण जो हमारे ग्रोथ रेट पे उसका फर्क पड़ने लगा था। उसके बाद सरकार इसको भापी और अगले साल जो है ठीक ठाक किया, लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा जाता है। तो वो देखना है कि गवर्नमेंट उसको किस तरीके से बढ़ाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार खर्च करेगी, सरकार खर्च करेगी तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन वाकई क्या कंजम्पशन बढ़ रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो ये भी बताता है कि ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये बड़ी घातक हो सकती हैं। इसके लिए आपको और कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेकर के फ्री की चीजें बांटना, ये पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि एक ट्रेंड बन गया है। पहले सिर्फ आम आदमी पार्टी को इसके लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहरा दिया कि ये फ्री की चीजें देते हैं। अब हर पार्टी के घोषणा पत्र में सब कुछ फ्री है, और ये फ्री का बोझ जो है वो आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स ही चुका रहे हैं। कितना और फ्री बांटा जा सकता है? हम क्या स्थिति है हमारी? बिल्कुल, ये बात जो है, आपका जो फ्री बीज जो दिया जा रहा है वो क्या कर रहा है कि इकोनॉमी को एक तरीके से आपको पीछे लेके जाता है। देखिए, हमारे पास क्या है, मेन है कि लेबर फोर्स है, लेबर है, और क्या होता है जब आप उसको देते हैं तो वो लेबर जो है पीछे हट जाता है। आप गांव घर में देखेंगे लोग काम करने नहीं चाहते। हालांकि इसकी शुरुआत जो है मनरेगा से ही, सबसे पहले शुरुआत तो जो है तमिलनाडु से हुआ था। तमिलनाडु में जो है फ्री में दिया जाने लगा था, उसके बाद से धीरे धीरे सारे पॉलिटिकल पार्टी ले लिए, फिर मनरेगा आया, उसके बाद से अब कोई भी गवर्नमेंट इससे पीछे नहीं हट सकता। ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि अब इसमें चूंकि वोट से देखा जा रहा है, इसमें आप देखें कि 10,000 रुपये दिया गया तो बिहार में क्या क्रांति हो गया।
तो ये चीजें अब सरकार इससे हट नहीं सकती। और फ्री बीज में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, बहुत अच्छा खासा पैसा जा रहा है। लेकिन उसका एक दूसरा अगर आप पहलू देखेंगे कि वो सरकार का तो खर्च हो रहा है, वो जो पैसे आप जो गरीबों को देते हैं वो पैसा कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है। इसका दूसरा पहलू है कि आपने पैसे दिए, आपने 10,000 दिया, 5,000 दिया, तो वो 10,000 5,000 इकोनॉमी पे लग रहा है एक तरीके से, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो खाने के लिए खर्च कर रहा है। नहीं, पर एक और चीज भी तो है। आरबीआई की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आपकी सेविंग्स ऑल टाइम लो पर हैं। लोगों के हाथ में अब इतना पैसा बच ही नहीं रहा कि वो सेविंग्स कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए। ऐसी स्थिति भी तो बनी हुई है कि मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी वाकई में आपके हाथ में ज्यादा पैसा आया है? दो बड़े बदलाव हमने पिछले 1 साल में देखे हैं। ये सवाल मैंने सभी से पूछा है। 12 लाख तक की इनकम हमने टैक्स फ्री की और जीएसटी के 2 स्लैब हमने कम कर दिए। क्या इन 2 बड़े बदलावों के बाद आम आदमी के पास उसके हाथ में ज्यादा पैसा बचा है, वो खर्च ज्यादा कर रहा है? क्या वो सेविंग्स ज्यादा कर रहा है? ये स्थिति बन पाई है? देखिए, सेविंग्स का ना हिसाब किताब दूसरा है। सेविंग का हो गया कि बैंक में आपने क्या पैसे जमा किए, तो बैंक में नो डाउट है वो पैसे जो है कम जमा होने लगे हैं। क्योंकि अब जो पैसे जो है वो अगर आप देखें म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की तरफ बढ़ने लगा है। पहले जो है बहुत कम लोग जो है उसमें लगाते थे, अभी जो है 16, 17, 18 करोड़ के आसपास जो है लोग उधर पैसे जाने लगे। तो सेविंग जो है, लोगों के हाथ में पैसे हैं, पैसे में तो ऐसा नहीं कि खाली हाथ है, लेकिन जो सेविंग जो बैंक में जो किया था, जो एफडी किया था, उसमें जो है कमी देखी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए पैसे क्या है कि अब जो है एक डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है, जो रिच और पुअर का डिफरेंसेस बढ़ता जा रहा है। और तमाम चीज जो खासकर जो इसमें लोअर मिडिल क्लास पर्सन है वो काफी सफर कर रहे हैं। तो इसमें उनको ये उम्मीद होगी कि जो इनकम टैक्स में जो राहत है, जो आप न्यू रिजीम में जो 4 लाख तक जो आपने दे रखा है उसको बढ़ाना चाहिए और ठीक ठाक बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि फ्री बीज में आप लोगों को पैसे बांटते हैं तो वो पैसे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में घूम कर आता है। तो वही पैसे जो सर्विस क्लास वाले जो रहते हैं, सर्विस क्लास वाले बेचारे हाथ टाइट ही रहता है। आप ज्यादातर देखें कुछ लोग जो है अच्छी सैलरी में रहते हैं, तो पूरी जो है जनता जो है वो एक मतलब जीवन चलाने वाली सैलरी में रहता है, तो वो पैसे इकोनॉमी में आएगा। तो इकोनॉमी में देखिए जो 2008 में जो हम लोग इकोनॉमी रिसेशन से जो बचे थे, वो क्यों बचे थे? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा दिया गया था। और पिछले बार ही जो कंजम्पशन में जब कटौती हुई तो वो जीडीपी में असर पड़ गया उसका। तो कंजम्पशन बढ़ाने का ये भी एक तरीका होता है। और एक जो फॉर्मूला आता है ना कि इनकम टैक्स को पूरी तरीके से फ्री कर दो, जो है ऐसा भी कुछ आता है विचार कि कर दीजिए, तो वो पैसे इकोनॉमी में आने के लिए उस प्रोस्पेक्ट से कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लोगों के हाथ में किस तरीके से ज्यादा पैसे आए, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट वगैरह हो नहीं रहा है। 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 1 लाख हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आपकी 1 साल में 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। आप ऐसी उम्मीद करते हैं? मेरे को उम्मीद है कि इससे ज्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 25,000 से कुछ होने वाला होता है नहीं। 25,000 जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपको। तो गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स जो है कि लोगों के हाथ में पैसे आए, लोगों के हाथ में पैसे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में घूम कर जाता है। और जिस तरीके से आप 2047 जो देख रहे हैं, जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ना है और तमाम चीज बढ़ना है, तो वो भी एक रूट होता है कि हाथों में पैसे रहेंगे तो खर्च करेंगे। अच्छा, एक और सवाल बड़ा पूछा जाता है उत्पल जी, जब भी हम कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हम जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो सवाल लोग करते हैं कि आप जिनसे अपने आप की कंपेरिजन कर रहे हैं, टॉप 3 इकोनॉमी, टॉप 4 इकोनॉमी, जो आपसे बहुत नीचे भी हैं, जरा उनको जाकर देखिए कि जीडीपी पर कैपिटा कितना है। एक देश जिसकी आबादी 10 करोड़ है वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था है, और आप 140 करोड़ में नंबर 4 की अर्थव्यवस्था है। तो आपके घर में खाने वाले बहुत हैं, तो वो पैसा उतना जो आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली उतना पैसा है नहीं प्रति व्यक्ति। नहीं, प्रति व्यक्ति तो है ही नहीं है वो। अभी तो $2900 जो है वो है पर कैपिटा हमारा। और जो पर कैपिटा जो होता है, जो आप जो जिसको कहते हैं कि जो डेवलप कंट्री, जो 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें $15,000 होना चाहिए। तो वो $15,000 के लिए इनको ग्रोथ रेट जो है, जो 7% ग्रोथ रेट है, उस पर काम नहीं चलेगा। इस ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 8 या 9% करना पड़ेगा। और उस ग्रोथ रेट के लिए आपको जो कंजम्पशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1, कैपेक्स में खर्च करना पड़ेगा, तभी वो ग्रोथ आएगा। क्योंकि जो पैसे आएंगे लोगों के हाथ में वो इकोनॉमी में खर्च होगा, तो इकोनॉमी फिर पर क्या उसका रास्ता सिर्फ कर्ज लेना है या कोई और तरीका है? निवेश उतना आ रहा है आपके पास या आप कर्ज लेकर ही गुजारा कर रहे हैं? क्योंकि भारत पर जो कर्ज है वो कहा जाता है कि पिछले 10-11 वर्षों में तो 3 से 4 गुना बढ़ गया है। जितना मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे उसके मुकाबले तो आप कई गुना आगे निकल चुके हैं। नहीं, वो देखिए, गवर्नमेंट कर्ज लेती है और जो हमारे यहाँ जो कर्ज है वो 84% है।
जो जीडीपी का 84% है और बहुत कम है। अगर आप इसमें देखें, जो केंद्र सरकार का अगर देखें तो 58% के आसपास है, बाकी स्टेट वगैरह मिला दिए तो 84% है। और रेनहार्ट का फॉर्मूला होता है कि 90% से कम रहता है वो इकोनॉमी ठीक होता है, 90% से ऊपर जाता है तो गड़बड़ होता है। जैसा कि अमेरिका के साथ देख रहे हैं कि 124% के आसपास है, जो कि बहुत ही गंदा सिचुएशन है उसका। और जापान को देखिए 250% है। तो जो कर्ज है वो कर्ज का रेशियो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो बिल्कुल जो मतलब अगर जो कागज जो पेश किया जाता है अगर वही कर्ज है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी विपक्षी पार्टियां ये बहुत आरोप लगाती है कि ये जो आप दिखा रहे हैं ना, पिछले क्वार्टर में आप 8.2% से ग्रो किए, वो कह रही है इसके सारा कैलकुलेशन का हिसाब किताब ही गड़बड़ है, ये तरीका ही ठीक नहीं है, एक्चुअल फिगर कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। देखिए ऐसा है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो यूपीए के जमाने में जो था मापदंड और उस मापदंड में फर्क हुआ। हाँ। इस समय तो मेरा ये मानना है कि जो जीडीपी ग्रोथ में जो आप जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसको भी हटा देना चाहिए। और इस पर सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन सब्जी दाल प्याज आलू दाम इसके कीमत से जो आप जीडीपी को जो नापते हैं वो एक गलत तरीका है। अगर इसको आप हटा देंगे तो जो ग्रोथ वाली जो बात है, जो 7% जो है वो ग्रोथ और रिफ्लेक्ट होगा। और ये सरकार जो है हर 10 साल में जो है उसके मापदंड को चेंज करता रहता है। अब विपक्ष अपने पुराने हिसाब से कह रही है, लेकिन वो उसका अपना एक इशू होता है, वो एजेंडा उठाता रहता है। लेकिन ओवरऑल जो है लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं। उत्पल जी, रोजगार पैदा करने के लिए हम क्या वाकई उतनी मेहनत कर पा रहे हैं? हमने इस बारे में बहुत चर्चा की कि हमारे देश के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, अगर आप वो निकालें कि वो कितना रोजगार देते हैं तो वो आंकड़ा बहुत कम आएगा। कंपनियों का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, पैसा बहुत है उनके पास, टर्नओवर बहुत है उनके पास, नेट प्रॉफिट बहुत है उनके पास, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो उतना रोजगार दे नहीं रहे हैं। यानी कि इंडस्ट्री को जो आप फायदा पहुंचा रहे हैं वो रोजगार में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यह आपकी बात है और ये बात उठा भी था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया था कि आपको जो चीजें दी जाती है आप उस तरीके से जॉब नहीं देते हो। ये एक तो कंसर्न है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारे यहाँ मतलब वो 5% के आसपास है, तो वो काफी ज्यादा है, उसको कम होना चाहिए। और ये भी अब डेवलप्ड कंट्री बनाने का सपना अगर देख रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होना चाहिए। तो अब इसमें सरकार को देखना है कि किस तरीके से करता है। लेकिन इसमें एक और चीज हो गया कि जो एआई जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें नौकरियों पे बड़ा जबरदस्त खतरा आने वाले समय में है। अब इसको इस बजट में सरकार किस तरीके से भागती है? देखिए, बजट का काम क्या होता है कि आप अगले 4-5 साल आगे का विजन को आप सोचें और उस पर काम शुरू करने लगे। अगर 2047 सोच रहे हैं 20 साल आगे का, तो 5 साल के बाद क्या रहेगा वो चीज देखें। जिस तरह से अमेजन के साथ हुआ कि 16,000 स्टाफ को जो है तुरंत निकाल दिया गया सिर्फ एआई केस से। तो एआई एक जो है बड़ा खतरा है। अभी अपने यहाँ तो आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो आएगा और वो जो है एम्प्लॉयमेंट पे जो है अटैक करेगा जरूर। तो इसमें गवर्नमेंट को देखना है कि उसको किस तरीके से आपके मुताबिक रोजगार पैदा करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? क्या उस लेवल पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ले पाए हैं कि हम यहां से आगे रोजगार बढ़ाने की दिशा में बढ़ पाए? वो मेक इन इंडिया चला तो बहुत साल पहले था, पर क्या उसके परिणाम आपको उतने अच्छे दिख रहे हैं? देखिए, आप जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस पे उस टाइप से तो नहीं है। लेकिन ये जो तमाम चीज है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा हुआ है एग्रीमेंट, ये मेरे ख्याल से ये काफी पॉजिटिव रहा है और ये आने वाले समय में जो है ये चीजें आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात होता है कि भारत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चीन के साथ है। देखिए, हमारे पास भी पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है, हमारे पास भी लेबर बहुत जबरदस्त है, लेकिन चीन ने जिस तरीके से काम किया है, खासकर जो ग्लोबल साउथ में जो काम किया उसने और अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से फैलाव दिया, तो वो एक विजन चाहिए हमारे पास भी। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा चीज है कि हमारे पास लेबर है, बहुत जबरदस्त जो वर्क फोर्स है हमारे पास, तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से चेंज करती है ये देखने की बात है। क्योंकि इसमें आप देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो काम हो रहा है, जो स्टालिन काम कर रहे हैं वो गजब का काम कर रहे हैं। वो काम हर स्टेट अगर करे तो वो चीजें, आप उसको सोच लीजिए कि आप सिर्फ एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब फोर्ड कंपनी को जाना था कि वापस वो बोला कि भाई हम समेट रहा हूं, तो उसको एक बड़ा सेफ एग्जिट रूट दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और जब वो फोर्ड कंपनी जब वापस दोबारा आने की बात कहा तो वो फिर बोला कि मैं तमिलनाडु ही जाऊंगा। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो एक रोल मॉडल है पूरी तरीके से, वो हर स्टेट को करे। और इसमें क्या होता है कि केंद्र के साथ साथ स्टेट को भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नौकरियां, आप स्टेट कुछ काम करेगा तो वहां नौकरी बढ़ेगा, तमाम चीज होगा। आप कभी सोचे थे कि बिहार और बंगाल का मजदूर जो तमिलनाडु जा रहा है नौकरी करने के लिए, वो जाने लगा है अब। तो ये चीजें हैं। तो ये काम गुजरात ने भी किया, ये काम महाराष्ट्र ने भी किया, ये काम तमिलनाडु ने भी किया है। ऐसा नहीं है, तेलंगाना में भी इस तरीके का काम हुआ है। हमने देखा है हमारे देश के कुछ 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमें बढ़ना बहुत तेजी से है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
ना तो हम दुनिया के टॉप 3 में है, ना टॉप 5 में है, ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है। हमने बहुत बातें करी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसमें जो जो इंस्पेक्टर राज जो था वो एज इट इज है। हालांकि इसमें बड़ी बातें आई, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो यूपीए के जमाने में था वही चीजें हो गई। हालांकि जीएसटी से थोड़ा स्मूथ हो गया है बाकी चीजें, क्योंकि आप टैक्स चोरी और तमाम चीजों था वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो कई तरह के हैं, जो कंपनी खोलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट आ जाता है, फायर डिपार्टमेंट आ जाता है, फलाना डिपार्टमेंट आ जाता है, और सब कुछ। और दूसरा जो करप्शन वाली जो बात है वो कम नहीं हुआ है। करप्शन पूरी तरीके से खाया जा रहा है। ये मुझे लगता है किसी भी मार्केट एक्सपर्ट से, किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कीजिए, वो सब यही कहते हैं कि करप्शन कम नहीं हुआ। करप्शन कम नहीं हुआ। करप्शन जो है वो डैमेज कर रहा है। देखिए करप्शन क्या करता है कि वो आपकी इकोनॉमी से पैसे को निकाल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ठीक है, कोई एक पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक मनी का जो है एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहाँ चलता है और ठीक ठाक चलता है, खासकर रियल एस्टेट में तो बहुत जबरदस्त ढंग से चलता है। लेकिन वो आप एक तरीके से देखिए, जो सिस्टम में पैसा था वो पैसा निकल गया। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हम और आप जो सैलरी करते हैं, हम जो इनकम टैक्स देते हैं, वो कोई बिजनेसमैन नहीं देता है। बिजनेसमैन के यहाँ तमाम चीजें होने लगती हैं, उसके यहाँ वो फाइन लगती है, ये लगकर वो पैसे निकल जाते हैं। तो वो चीज को गवर्नमेंट को टाइट करना। और जीएसटी में तो ठीक है, आपने कर दिया, जो टैक्स है वो टैक्स जा रहा है। लेकिन जो कंपनियां जो गड़बड़ करती हैं, खासकर छोटी कंपनियां, और उसमें या फिर जो मान लीजिए कोई दुकान वाला ही है किसी जगह पे, आपके मोहल्ले पे भी कोई दुकान वाला है, या कोई चाय वाला है, मान लीजिए वो चाय इतना बेचता है कि जो है 5-5 लाख रुपए महीने का चाय बेच देता है, लेकिन उसको इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। तो वो जो ब्लैक मनी जो है वो सिस्टम से गायब हो रहा है। इसको अगर सरकार दुरुस्त करेगी तो बट नेचुरल सी बात है कि वो अपने आप जो है ऑटोमेटिक इकोनॉमी में पैसे आ जाएंगे और वो बग जाएगा, वो भागेगा। अच्छा, जीएसटी को लेकर ज्यादातर फैसले तो जीएसटी काउंसिल ही लेती है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है बजट में कोई इंडिकेशन मिल सकता है जीएसटी में बदलाव का? जीएसटी तो हो गया, जीएसटी में तो कदम उसने ठीक उठाया है। जिस तरीके से जीएसटी में जो बदलाव किया गया, उसकी बैठक होती है और तमाम चीज, तो वो कदम ठीक था और उसका असर भी देखने को मिला, क्योंकि कार वार के बाजार में वो चीजें हो गई। लेकिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो करप्शन वाला जो इशू है, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये बड़ा अहम चीज है। एक और बहुत बड़ी चीज है जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि आयुष्मान योजना, जिसमें अब तक 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज था, हो सकता है कि बदलाव करके उसे 60 वर्ष से उसे शुरू कर दिया जाए और 5 लाख का जो इलाज है उसके बदले और ज्यादा आपको इलाज मिलने लगे। लेकिन एक कंसर्न ये है कि ज्यादातर राज्यों में अगर आप देखें, बहुत सारे हॉस्पिटल आयुष्मान से बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं इलाज तो हम कर रहे हैं, पैसा तो हमें सरकार दे ही नहीं रही। तो इस योजना को कितना अच्छे से हम इंप्लीमेंट कर पाए और उसका बजट बढ़ाते जाएं, उम्र को हम 70 के बजाय 60 कर दें, 5 की जगह मान लीजिए 10 लाख का इलाज मिलने लग जाए, पर क्या वाकई वो इंप्लीमेंट उस तरीके से हो पा रही है? देखिए योजना तो बहुत शानदार है और इसमें बहुत गरीबों को फायदा भी हुआ है। बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिसने इलाज करवाया है, उसको फायदा भी मिला है। लेकिन वो भी इशू आपका है कि हॉस्पिटल बाहर निकल जा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट में डिले हो रहा है, तमाम बातें हैं। लेकिन देखिए इसमें है कि इसको दुरुस्त करना चाहिए। एक बहुत शानदार योजना है और गवर्नमेंट को आप कुछ भी देते हैं, टैक्स देते हैं। अब बाकी जगह आप अगर यूरोप के बाद इसमें जाए, वहां तो आपका पूरा प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। हम लोगों ने जीवन में इतना इनकम टैक्स दिया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है उसके बदले में। तो ये फैक्टर तो है। तो इसको जो है हेल्थ, इसलिए मैंने कहा कि जो हेल्थ वाला आपसे सवाल में शुरुआत में किया था कि हेल्थ केयर पे बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट को खर्च करना है, वो एक बड़ा फैक्टर है। एजुकेशन लाइन पे बहुत खर्च करना है। एजुकेशन लाइन पे आप खर्च तो करते हो, एम्स और इसका ऐलान हो जाता है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मिडिल क्लास वाला जो एजुकेशन है, उस पे उस तरीके से खर्च नहीं होता और हमारे जीडीपी का बहुत कम खर्च होता है एजुकेशन पे। उसको बढ़ाने की बात है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये काफी अहम चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 फरवरी को बजट पेश होना है, उम्मीदें बहुत सारी हैं। जब बजट पेश होगा एक बार फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हुई है। छोटा सा ब्रेक।